वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में ना जो बच्चे क्लास 7th के हैं, वैसे तो ये वीडियो कोई बच्चा जो 7th क्लास में, चाहे प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, किसी भी स्टेट का देख सकता है। लेकिन स्पेशली जो ये वीडियो है, दिल्ली के जो बच्चे हैं ना, जो डीओई के स्कूल्स में स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनका ये सिलेबस है। यहाँ पर पूरी ग्रामर बता रखी है, पूरा सिलेबस बता रखा है जो अब आपका एनुअल पेपर होने वाला उसका। तो देखिए यहाँ पर बहुत से लेटर वगैरह मेंशन किए गए हैं, पैराग्राफ मेंशन किए गए हैं, ये बताया गया कि स्टोरी राइटिंग भी आएगी। हम इस वीडियो में ना जो ग्रामर का जो पार्ट है ना वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, आपकी जो बुक है ना इंग्लिश की, उसमें सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो ग्रामर का पार्ट है वो यहाँ पे अच्छे से करवा रहा हूँ, ताकि आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको ये पूरा जो है सिलेबस दिखा दूं, ठीक है। तो सिलेबस में भी आपको सारे चैप्टर्स यहाँ मेंशन किए गए, सारे करने हैं। अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पोएटिक डिवाइस को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैंने पूरा तैयार कर लिया है कि क्या क्या मैं ग्रामर में करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करनी है पोएटिक डिवाइस, ठीक है। तो आपको पोएटिक डिवाइस में ना फिगर स्पीच में आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच, तो आपको सबसे पहले एक याद करना है एलिट्रेशन। एलिटरेशन देखो एग्जाम में बोलेगा, जैसे ये लाइन लिखी आ जाएगी, फार फार फ्रॉम द वे, ये लाइन लिखी आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इस लाइन में, ये क्वेश्चन है, पूछेगा कि इस लाइन में आपको 40 डिवाइस बतानी है, ये आपसे पूछ लेगा फिगर स्पीच बतानी है। तो पता आप क्या बताओगे? आप बोलोगे इसमें पहला अल्फाबेट सेम है ना, है ना। तो जब पहला अल्फाबेट सेम होता है उसे अलिट्रेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अलिट्रेशन। देखिए सिलेबस में आपकी मेंशन की गई है 40 डिवाइसेस, एक पर्सनिफिकेशन है, यहाँ पे दूसरा रिपीटेशन दे रखा है। तो मैंने आपको एक तो बता दिया एलिट्रेशन, ठीक है। आपको ये तो क्लियर हो गया ना एलिट्रेशन। अब दूसरे नंबर पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पर्सोनिफिकेशन। देखो आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है, 3 ही आप याद कर लो, ठीक है। एक और मैं आपको बता दूंगा, टोटल 4 कर लो, इससे बाद मुझे लगता नहीं कुछ और देंगे। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है पर्सोनिफिकेशन में, जो काम इंसान करता है ना वही काम अगर नेचर में दिखाए जाते हैं ना, उससे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। समझ में आई? जैसे मैंने बोला फ्लावर्स आर स्माइलिंग, आप खुद बताओ, जो इंसान है वो मुस्कुराता है ना, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लिखा है कि फ्लावर जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसी लाइन को बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। तो आपको पहचानना होगा उसका मीनिंग समझ के। तो पहला कौन सा आपको पता है? एलिट्रेशन। इसकी पहचान सबसे इजी है, पहला अल्फाबेट सेम आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपको मैंने बताया पर्सोनिफिकेशन, जिसमें क्या है, आपको वो चीजें यहाँ पे लिखी होंगी जो काम इंसान करता है प्रकृति में दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे और कोई एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे पेड़ जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसे, है ना। तो उसके बाद अगला है रिपीटेशन, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है जब दो वर्ड सेम आते हैं उनके सेम मीनिंग होते हैं। जैसे अगर लिखा गया हेल्प हेल्प, तो दोनों बार लिखे हैं दो वर्ड, दोनों के सेम मीनिंग है, रिपीटेशन। आसान थे ना। एक और देख लो चौथे नंबर पे, सिमिले। इसमें ना की तरह, मतलब उसकी तरह बताया जाता है। ये बहुत आसान है। अगर लाइन में एज लिखा आ जाए, लाइक लिखा आ जाए, तो वो सिमिले है, ठीक है। यू वॉक लाइक टॉर्टोइस, तुम कच्छुए की तरह चलती हो।
यहाँ पर लाइक लिखा आ गया ना, तो आप बोलोगे सिमिलर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो पहला मैंने आपको यहाँ पर पोएट्री डिवाइस करवा दिया, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमें बोला गया है आपको फॉर्म ऑफ वर्ब अच्छे से करनी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वर्ब की फॉर्म करनी है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना। तो आपको पता होना चाहिए 3 वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गोन। ठीक है, टीच, टॉट, टॉट, रीड, रेड, रीड। ठीक है, थिंक, थॉट, थॉट। तो ऐसी आपको सारी फॉर्म अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, अब एग्जाम में अगर सिंपल दे दिया तो आप कर ही लोगे। जैसे अगर डू आया, डू का आपने डिड कर लिया और फिर आपने डन कर लिया। ड्रिंक का आया, आपने ड्रिंक का ड्रैंक कर दिया और फिर आपने ड्रंक कर दिया। लेकिन एग्जाम में ना आपको यहाँ पर और बता रखा है कि सिंपल पास परफेक्ट भी आपको अच्छे से करना है। तो आपको रूल नंबर 1 याद करना है। रूल नंबर 1, अगर पूरी लाइन में लास्ट लिखा आ गया, एगो लिखा आ गया, यस्टरडे लिखा आ गया, तो आपको क्या करना है, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, और अगर सेंटेंस में ही क्या हो गया, इसका ये पहला पार्ट कर लो और दूसरे पार्ट में अगर नोट लिखा आ गया, क्या लिखा आ गया, नोट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिड नोट प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में नोट लिखा आ गया ना, तो आपको डिड नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि अब यहाँ पे एक सेकंड फॉर्म लग गई तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे एग्जाम्पल है आई डैश गो टू स्कूल यस्टरडे आ गया। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक ले लिया आई नोट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब आपने देखा यस्टरडे लिखा है, आपने देखा लास्ट एगो यस्टरडे लिखा है। अगर ये लिखे हुए हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, यस्टरडे लिखा है तो क्या कर दोगे, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, आप वेंट कर दोगे, है ना। बाकी जिसको सेंटेंस के मीनिंग अच्छे से आते हैं वैसे भी सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे नोट लिखा है, तो नोट लिखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिड नोट गो लगा देंगे। अब गो का गो ही रहेगा, नोट डिड नोट लग गया, क्योंकि यस्टरडे था। रूल ये दे रखा है कि अगर ये सिंपल है तो सेकंड फॉर्म, और अगर नोट लगा तो डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ये इस तरीके से हमें इसमें करना था। क्लियर हो गया आपको? आगे सुनो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे सवालों को हमें करना था। क्लियर है? अब उसके बाद आगे सुनो, ये हो गया। अब अगर ऑलरेडी लिखा आ गया, ऑलरेडी, ठीक है, या लिखा आ गया ट्वाइस या थ्राइस, मतलब जो बता रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, इस सेंस में आ रहा है, हो चुका है, मतलब हैड। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे आई यहाँ लिखा है, ठीक है, डू लिखा है, वर्क ऑलरेडी, तो अब यहाँ ऑलरेडी लिखा है, आपको यहाँ कंप्लीशन का सेंस नजर आ रहा है, तो आई हैड डन, तो आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई और हैड लगा दिया। आई डन वर्क ऑलरेडी, मतलब पहले से कर चुका था। ठीक है, या कर चुका हूँ भी लिख सकते हो, हैव डन भी लिख सकते हो, अगर वो पैरेंट टेंस के रूप में आ रहा है तो। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे अगर आगे बता रहा हूँ, आगे रूल नंबर हमारा जो है, आगे जो भी आप नंबर डालना चाहो, अगर नाउ लिखा आ गया, दीस डेज लिखा आ गया, तो ये जो है ना,
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताते हैं। इसमें क्या करना होता है, इस एम आर लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है आपको। समझ में आ रही है? जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आई डैश गो टू स्कूल नाउ, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, नाउ आ गया, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। ठीक है, तो ये कुछ क्लूज मिल जाते थे, हेल्प मिल जाती है। जैसे अगर अगला रूल, अगर आप जो भी नंबर डालना चाहो तो आप अपने हिसाब से नंबर डाल लेना, और अगर डेली लिखा आ जाए, रेगुलरली लिखा आ जाए, सेल्डम लिखा आ जाए, ठीक है, रेगुलरली लिखा आ जाए, लिख दिया रेगुलरली, एवरी लिखा आ जाए, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड है ना, जो बताते हैं कि जो काम मतलब रोज होता है, तो वो सिंपल पैरेंट को इंडिकेट करते हैं। और ऐसे में ना हमें क्या करना होता है, जैसे आई गो टू स्कूल लिखा है, या लिखा गया डेली, या लिखा गया ही गो टू स्कूल डेली, ध्यान से समझना। और यहाँ लिखा है शी नॉट गो टू स्कूल डेली। तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगाएंगे? पहले आप खुद सोचो, फिर मैं बताता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, जब आई लिखा है ना, तो इस तरह प्लूरल में गिना जाएगा, तो आई गो का गो ही रहेगा, क्योंकि जब ये डेली वगैरह आते हैं ना, ये रूल, तो पता है क्या रूल होता है? इसका रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, या तो उसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा, ठीक है, या उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब आई के साथ कुछ भी नहीं लगता, गो का गो ही लिख जाता है। अब ही है तो यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। शी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी डज नॉट गो हो जाएगा। शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, इस तरीके से है। तो मुश्किल था ये, आई समझ। अब हम आगे देखेंगे, आगे कौन से रूल है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर बोला गया ऑक्सिलरीज के रिगार्डिंग, ठीक है, और ऑक्सिलरी में यहाँ पर हम जैसे मोडाल्स के बारे में सीखेंगे। आपको पता है कैन कहाँ लगाते हैं? मोडाल्स, पता है कैन कहाँ लगाते हैं? कैन लगाते हैं जहाँ एबिलिटी की बात हो रही हो, जहां पर पावर की बात हो रही हो, जहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, वहां कैन लगाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई डैश स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर पता क्या लगाएंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई समझ, ठीक है। ऑक्सिलरीज में हम सारी पढ़ेंगे, अब इज एम आर वगैरह भी, पहले मोडाल्स थोड़ा बता दूं। तो कैन समझ में आ गया, एबिलिटी पावर पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं, ठीक है। अगर हम परमिशन लेते हैं तब भी कैन का यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली हम मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने की बात है, एबिलिटी हो गई। मैंने बोला मैं भारी बैग उठा सकता हूँ, आई डैश लिफ्ट हैवी बैग, तो यहाँ पे पावर की बात आ रही है, और जब पावर की बात आएगी तो वहां हमेशा क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई। तो उसके बाद जैसे सेकंड नंबर पर है, हम मे का यूज करते हैं। मे कहाँ लगाते हैं? मे लगाते हैं परमिशन के लिए, जब हम किससे इजाजत मांगते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी ना 50% तक रहती है। यहाँ जो पॉसिबिलिटी होती है ना, उसके चांस होते हैं 50% से ज्यादा। जैसे मैंने बोला आज छुट्टी नहीं है, बच्चे आ सकते हैं, तो बच्चों के आने के चांस ज्यादा हो गए ना, तो वहाँ कैन यूज करेंगे। और यहाँ पर होता है हमें पता नहीं होता कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने बोला जैसे इट डैश रेन टुडे, देखो जब सब्जेक्ट नहीं पता होता ना क्या लगाना, तो हेल्प करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट इट लगा देते हैं, देर लगा देते हैं। तो अब मैंने बोला बारिश हो सकती है, तो इट रेन टुडे लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट मे रेन टुडे आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं।
इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आकाश में बादल है या नहीं है। अगर लिख देगा ना आकाश में बादल है, स्काई हैज क्लाउड्स, तो वहां पे फिर कैन लगाएंगे, क्योंकि हमें पता लग गया ना कि आकाश में बादल, तो बारिश होने के चांस बढ़ गए ना। आ रही समझ? ठीक है, तो मे परमिशन लगा दे, जैसे मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम, तो हम परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं। और पता है मे और क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं ब्लेसिंग के लिए भी, जैसे अगर कोई किसी को आशीर्वाद देता है ना, तो वहां पे भी मे लगाया जाता है। जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, तो क्या लगाते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। क्या लगाते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ऐसे में तो इस तरीके से ये मे का यूज हो गया। ऐसे थोड़ा मेन मेन बता रहा हूँ, आप थोड़े और भी कर लेना। ठीक है, जो आपके आने के चांसेस है ना क्लासेस में, शुड मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं ना, तो वहाँ शुड लगाते हैं। अगर उस सेंटेंस में एडवाइस वाली बात आ गई ना, या उस कहानी में उस सेंटेंस में लास्ट लिखा आ गया, तो वहाँ शुड लगाइएगा। जैसे मैंने बोला यू शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैंने बोला तुम्हें माता पिता की सेवा करना चाहिए, यू डैश सर्व योर पेरेंट्स, सर्व योर पेरेंट्स, तो क्या आएगा? यू शुड, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आई समझ? ऐसी आपको ना एक मस्ट अच्छे से सीख लेना। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जो काम करना ही करना है, ऑब्लिगेशन है। और पता अगर ये ना करा ना, तो पता आपको सजा मिल सकती है, इसमें पनिशमेंट मिल सकती है, या आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको ना इसमें मस्ट का ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला कि आपको ना बताओ इसमें क्या बताओगे, आप खुद बताओ। यू डैश फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। अब आप खुद बोलो कि अगर आप रूल्स रोड के नहीं मानोगे तो क्या होगा। आप खुद बताओ, अगर रूल्स नहीं मानोगे तो क्या होगा। आपका जो है मतलब चालान कट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या हो गया, ये क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। मस्ट मतलब जब तुमने बोला अपने से वादा कि मैं फर्स्ट आऊंगी या मैं अच्छे नंबर लाऊंगी, तो आई मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन। तो जब एक ऑब्लिगेशन की बात करिए, प्रॉमिस कर रहे हैं ना, मतलब जो करना ही करना है वो मस्ट। और वैसे एक विल भी होता है जब हम प्रॉमिस करते हैं ना अपने लिए। जब विल का लगाते हैं, जब प्रॉमिस करते हैं, ये एक अगला है। ठीक है, अगला है। ठीक है, मॉडल्स में प्रॉमिस कर रहे हैं, एक तो सेंटेंस में यूज होता है ना, मॉडल्स में यूज होता है। प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, तो वहां भी विल लगाया जाता है। जैसे मैंने बोला आई विल किल यू, तो मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे मतलब है, मतलब उसको वो धमकी दे रहा है। समझ मतलब सीरियस बात होती है धमकी देने की। ये आपने बोला आई विल गेट दिस, मैं इसे प्राप्त करूंगा, तो आप वादा कर रहे हो, आप प्राप्त करोगे उस चीज। आई समझ? अब लास्ट से और भी है, लेकिन मुझे लगता है ये मेन मेन ये हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़े और कर लेते हैं। देखो मैं आपको पूरी टेबल बता देता हूँ, जो आपकी काफी हेल्प कर देगी। जैसे एक पहले क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एग्जाम में आई डैश बी वेरी इंटेलिजेंट, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे सोचते बी का क्या करना है। अरे बच्चे बी ना आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरे कि इसमें कंप्लीट हो जाए। तो बी का ये नहीं कि बी आएगा आई वेरी इंटेलिजेंट, तो आई एम बन रहा, तो आई एम वेरी इंटेलिजेंट हो गया, तो ये बी की जगह एम लिख देंगे। ठीक है, ये कंप्लीशन करने के लिए यूज होता है। तो बच्चों को बी में भी काफी कंफ्यूजन हो जाती है। समझ में आ गई? तो अब आपको एक टेबल बता देता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, जिससे कि आप सही बता पाओ। जिसको आता है वो वीडियो को आगे कर लेंगे, नहीं तो देख लेना, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, 5 मिनट भी लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो आई भी, ये सारे ना आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। आई भी, दे, यू, ही, शी, इट और नेम, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। फिर आपको जो है इनसे जुड़े हुए जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको क्या करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं डू।
तो आप बता सकते हैं कि जो डू है वो इनमें से किसके साथ लगता है? बताओ, डू आई के साथ लगता है या डस लगता है? दोनों में से एक बताओ, डू लगता है आई के साथ या डस लगता है? बताओ। तो आई के साथ डू लगता है, वेरी गुड, ठीक है, कट गया। ठीक है, अब बताओ वी के साथ क्या लगता है? डू या डस? वी के साथ डू लगता है, कट गया, क्योंकि सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है। अब दे के साथ क्या लगता है? डू या डस? तो डू लगता है, कट गया। यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, डस, कट गया। ठीक है, उसके बाद ही बताओ, ही के साथ क्या लगता है? डू नहीं लगता, डस लगता है। शी के साथ डस लगता है, इट के साथ डस लगता है। नेम अगर एक जना है तो हम यहाँ एक जना ही ले रहे हैं तो डस लगेगा, ये नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगला है इज, एम, आर, क्योंकि ये अच्छे से आने चाहिए। अब बताओ आई के साथ तीनों में से क्या लगेगा? एम लगेगा, ये दोनों कट गए। वी के साथ क्या लगेगा? तीनों में से आर लगता है, दोनों कट गए। दे के साथ तीनों में से क्या लगता है? दे के साथ आर लगता है, दोनों कट गए। यू के साथ तीनों में से क्या लगता है? आर लगता है, ये दोनों कट गए। ही के साथ क्या लगता है तीनों में से? ही के साथ इज लगता है, दोनों कट गए। शी के साथ क्या लगता है? इज लगता है, दोनों कट गए। इट के साथ क्या लगता है? यहाँ पे इज लगता है, दोनों कट गए। नेम के साथ हम एक जना मान रहे हैं, दोनों कट गए। क्लियर हो गया? आगे समझ में? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वाज वर। तो आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। वी के साथ वर लगता है, दे के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, ही के साथ वाज लगता है, शी के साथ वाज लगता है, इट के साथ वाज लगता है, नेम के साथ वाज लगता है, इन सब के साथ नहीं लगता। ठीक है, ये आसान टेबल है, एक ही बार में आपको आ जाएगा। हैज है, यहाँ पर हैव है। ठीक है, तो ये आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। ठीक है, वी के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। ये के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, इन सब के साथ हैव लगता है। ये कट गए। क्लियर हो गया? तो आपको इन दोनों में से, इन तीनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ विल और शैल। विल और शैल, ठीक है, तो देखो वैसे तो ये दोनों में से किसी से लगा लिया जाता है, लेकिन नॉर्मली शैल जो है ना आई और वी के साथ लगाया जाता है। ठीक है, बाकी विल सबके साथ लगता है, शैल और किसी के साथ नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाओ डेड पे। डेड जो है ना वो सबके साथ लग जाता है, क्योंकि पास्ट वाला सबके साथ लग जाता है, ये अकेला है। ऐसे हैड भी अकेला सबके साथ लग जाता है। समझ में आ गई आपको? ठीक है, उसके बाद हमारे सारे ओवर हो गए हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके कोर्स में एक्टिव पैसिव भी है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, ये वॉइस है ये। ठीक है, इसके दो रूप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा। जैसे आई, यहाँ लिखा है ईट मैंगो। ठीक है, आई ईट मैंगो लिखा है, तो ये एक्टिव है। इसकी पैसिव पता है, क्योंकि मैंगो पहले आ जाएगा। मैंगो एक है तो इज लगा देंगे, मैंगो इज, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, बाय आई का मी हो जाएगा, तो मैंगो इज ईटन बाय मी। इसे बोलते हैं एक्टिव पैसिव। जो शुरू वाला है वो लास्ट में चला जाता है, लास्ट वाला शुरू में आ जाता है, फिर यहाँ पे इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ये होते हैं एक्टिव पैसिव। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, ये होती है एक्टिव पैसिव। समझ में आई? जैसे ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देखो, जिस बच्चे को आती है और अच्छी बात है, मैं और भी समझाऊंगा। यू आर ईटिंग मैंगो, ये क्वेश्चन आ गया। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? यू आर ईटिंग मैंगो, तो इसकी 80% की मैंगो पहले आ जाएगा, मैंगो एक है तो इसे लगा देंगे। जब आईएनजी लगा होता है तो इसकी जगह बीइंग लग जाता है, बीईआईएनजी, बीइंग लग जाता है। ठीक है, मैंगो इज बीइंग, और ईट ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ईट की ईटन हो जाती है, बाय यू का यू हो जाता है, तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय यू, तो ये एक्टिव पैसिव कहलाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे इसने बोला शी, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ फिर आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा। ठीक है, शी, क्योंकि एग्जांपल समझ में आ गए तो बच्चा क्वेश्चन भी कर लेता है। शी हैज ईटन मैंगो, अब यहाँ पे हैज लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगो पहले आ जाएगा, तो जिस प्रकार का सेंटेंस है वैसा ही बदलना होता है। हैज लगा है तो यहाँ पे मैंगो हैज बीन हो जाएगा, मैंगो हैज बीन
ईट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन नहीं होते तो सेम उतर जाएगा। देखो थर्ड फॉर्म है तो थर्ड ही रहेगी, जैसे हैज आए तो थर्ड फॉर्म होती है ना, तो थर्ड ही रहेगी। बाय शी का हर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक्टिव पैसिव है ना। अब मैं आपको इसके फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 10-12, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो फॉर्मूले ज्यादा बड़े नहीं है। ये देखो, अगर आई लिखा है तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाता है, अभी आपने देखा। ठीक है, आई का मी कैसे हो गया था, दे का दैम हो जाता है। ठीक है, यू का यू रहता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके सैंपल पेपर में दे रहेगा केवल वैसा ही नहीं आएगा, अलग भी आ सकता है ना। शी का हर हो जाता है, इससे एक्टिव ऐसे दे रहेगा तो एक्टिव आने का चांस ज्यादा है, तो ये भी कर लो। इट का इट रहता है, किसी पर्सन का नेम है तो वो नेम ही रहेगा। देखो मुश्किल है था, कोई नहीं था ना। अब देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो आपको क्या कर देना है, इज एम आर आगे लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे वहां पे डू नोट डज नोट लगा होगा, नोट लगा है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, तब भी जैसे यहाँ पे डू नोट या डज नोट लिखा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो आपको इज एम आर ही करना है, इज एम आर ही करना है वर्ब, और फिर नोट लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। ठीक है, और अगर मान लो, देखो ये रूल है, अपने आप नंबर डाल लेना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 में जैसे अगर मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो आपको वाज वर करना पड़ेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है। और अगर लिखा हुआ डिड नॉट, क्योंकि जब डिड लग जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वास वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये आपका चौथा रूल हो गया। और अगर इज एम आर लिखा है तो उसका आंसर इज एम आर ही रहेगा, और अगर वाज वर लिखा है तो उसका आंसर वाज वर ही रहेगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। अब देखो, अगर मान लो वहां कैन लिखा आ गया तो कैन बी हो जाएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। मे लिखा आ गया तो मे भी हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे विल लिखा आ गया या शैल लिखा आ गया तो आप विल भी करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, मतलब मोडाल सा आए तो भी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और अगर हैज लिखा आ गया, हैव लिखा आ गया, तो आप हैज बीन कर दोगे या हैव बीन कर दोगे। और अगर हैड लिखा आ गया तो आपको हैड बीन कर देना है। ठीक है, बस यही है, और 2-4 और अगर आ जाएंगे तो वो आप क्वेश्चन जब करेंगे तो, जैसे हु लिखा है तो बाय हुम हो जाता है। और एक बात याद रखना, जैसे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है। एक्टिव पैसिव में जैसे एमसीक्यू सेलेक्ट करने होंगे तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, मतलब जिस सेंटेंस में जिस टेंस में उसी में रहता है। ठीक है, और आपको बता दूं, एक्टिव पैसिव जो टेंसेस होते हैं ना, उसमें 8 प्रकार के टेंसेस में होती है। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको 8 प्रकार की जल्दी से एक एग्जांपल करा देता हूँ। आई राइट ए लेटर, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं। ठीक है, ये पेरेंट डेफिनेट है। ठीक है, दूसरा आई एम राइटिंग, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग लेटर। अगर क्वेश्चन टफ देना होगा तो ये एक्टिव है, पैसिव दे देगा तो एक्टिव बदलना पड़ेगा, उल्टा भी आना चाहिए। ठीक है, तो आई एम राइटिंग है लेटर।
और पैसिव है तो एक्टिव भी करने को हो सकता है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सारे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। फिर उसके बाद 4th नंबर पर है यहाँ पर आई रोट ए लेटर। देखो अब पास्ट डेफिनेट में आ गया, आई रोट ए लेटर। फिर पास्ट कंटिन्यूस में आई वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, उसके बाद है आई हैड रिटन ए लेटर। उसके बाद फ्यूचर में 2 ही होते हैं, आई शैल राइट ए लेटर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई शैल हैव राइट ए लेटर, और सॉरी रिटन ए लेटर। ठीक है, ये है। और इसके अलावा जैसे आ जाता है जब सब्जेक्ट नहीं होता, क्लोज द डोर। ये मैंने ऐसे ओपन द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक और लिख लेते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, मैं तो सिंपल करवा रहा हूँ, आप और ही प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ बेसिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई राइट ए लेटर लिखा है तो इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी? तो जैसे आई राइट ए लेटर है, ये लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, आई का मी हो जाएगा, आई समझ। फिर उसके बाद है आई एम राइटिंग ए लेटर, तो अ लेटर इज आई एन जी का बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा? बीइंग। अ लेटर इज बीइंग, देखो आई एन जी का बीइंग लग गया, राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न। ये मैंने फॉर्मूला में नहीं लिखा, आपको याद रखना, रिटर्न बाय मी हो जाएगा। इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे काफी आ जाएगा। अ लेटर हैज का क्या, हैव का हैज हो जाएगा, क्योंकि लेटर एक है, लेटर हैज बीन हो जाएगा। ठीक है, हैव का हैज बीन हो जाएगा, बीन रिटन बाय मी। फिर उसके बाद यहाँ पर है, ये चौथा नंबर डाले, नंबरिंग अपने कर लेना। आई रोट लेटर है, देखो सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस क्या है, तो अ लेटर वाज रिटन बाय मी हो जाएगा। फिर ये देखो, अब आई वाज राइटिंग लेटर है, तो अ लेटर पहले आ जाएगा, लेटर वाज आईएनजी का बीइंग लग जाता है, आईएनजी का बीइंग। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे यू होता तो यू हो जाता, ही होता तो हिम हो जाता, शी होता तो हर हो जाता। ठीक है ना। उसके बाद आई हैड रिटन ए लेटर है, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी हो जाएगा। फिर अ लेटर अब फ्यूचर टेंस में है, अ लेटर देखो शैल है तो क्या हो जाएगा? लेटर विल बी हो जाएगा, विल बी। ठीक है, विल बी लगाना पड़ता है, विल बी इसकी थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अ लेटर, यहाँ पर शैल है तो क्या देखो? विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन। रिटन की थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई है, बाय मी। और अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, क्लोज द डोर। तो ऐसे क्वेश्चन में करते हैं, लेट, लेट लगाते, लेट, फिर लगाएंगे जो ये दे रखा, लेट द डोर बी, फिर ये लास्ट में क्लोज। देख लो इसका स्टाइल, देख लो, लेट लगा के और बी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर ऐसा सब आ जाए कि ऑर्डर दे रहा है, हेल्प में रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा यू आर। अगर रिक्वेस्ट मांग रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड,
धमकी दे रहा है तो यू आर थ्रेटेंड, ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बाकी पूरा सेम बता देंगे। यू आर, अब ये ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर टू लिख के पूरा सेम उतार देंगे। स्मॉल लेटर में लिखना ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा लिख लोगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये हमारा हो गया, क्लियर हो गया आप लोग। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आपको डिग्री भी पता होनी चाहिए, डिग्री एडजेक्टिव में। तो डिग्री में आपको पता है फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। फर्स्ट वाले को पॉजिटिव कहते हैं, सेकंड वाले को कंपेरेटिव कहते हैं, थर्ड वाले को सुपरलेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ा होगा। फिर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। बड़ा और बड़ा और बड़ा आती है डिग्री। एडजेक्टिव जो क्वालिटी होती है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये डिग्री होती है। अब ये तो आपको पता है, लेकिन ये डिग्री लगाते कब है? अगर सेंटेंस में ए लिखा है तो ये लगानी है, अगर सेंटेंस में देन लिखा आ गया, टू लिखा आ गया तो सेकंड लगानी है, अगर सेंटेंस में दा लिखा आ गया या वो ऑल की बात कर रहा है। और पता है सेकंड डिग्री कब लगाई जाती है? जब ना कोई किसी को कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपेयर। अगर हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो सेकंड डिग्री लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सुपरलेटिव, जैसे मैंने बोला आई डैश, यहाँ पे आई एम लिखा है और ब्रैकेट में गुड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ आई एम लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो ये इसका ना सिंपल है। यहाँ पे ए भी नहीं लिखा तब भी हम गुड लगा देंगे। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता आई एम, यहाँ दा लिखा देता और ब्रैकेट में गुड लिखा है, तो यहाँ पे दा लिखा है ना, तो दा में क्या लगाते हैं? थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री गुड की क्या होती है? बेस्ट, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, यू आर डैश क्लेवर देन रिया, तुम रिया से ज्यादा चालाक हो। यहाँ पे देन लिखा आ गया, आपने देखा यहाँ पे डिग्री भरनी है और देन लिखा आ गया, तो कंपेरेटिव कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। और जब देन लिखा आ जाए, टू लिखा आ जाए, तो हम कौन सी डिग्री लगाएंगे? सेकंड। तो यहाँ पे क्लेवर की सेकंड डिग्री क्या होती है? क्लेवर रर। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तो मैंने दो चार एग्जाम्पल दिखे हैं ना, आपको दिए हैं, है ना। तो आपको और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कंजक्शन। तो जो कंजक्शन है आपके सिलेबस में, तो मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं, बिकॉज का लगाना, सो का लगाता है, और ये वैन, ऐसे और भी बहुत हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं एक आधा, जैसे देखो बिकॉज है, तो BECAUSC होता है। तो ये बिकॉज लगाया कहाँ जाता है? ये वहां लगाया जाता है जहां पर ना रीजन की बात दी जा रही हो। जहां पर रीजन आ जाता है ना, वहां पर हम बिकॉज का यूज करते हैं, जहां पे रीजन मांग रहे हो, ठीक है। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। वह पढ़ता है क्योंकि वह पास होना चाहता है, जैसे हमने हिंदी में करा ना, क्योंकि वह पास होना चाहता है, ऐसे इंग्लिश में आएगा, ही रीड्स या स्टडी डैश, ही wants to pass the exam। तो आपको सेंटेंस को पढ़ के ही भरना होगा कि वहां पे कौन सा कंजक्शन लग रहा है, कौन सा कनेक्टर्स लग रहा है। तो यहाँ पर क्या देगा? बिकॉज। अगर आपको एक बार पता हो जाए ना ये होते क्या है, तो आप आराम से भर लेते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे एक बिकॉज हो गया, तो आप एक हो गया सो, मतलब तो हो गया, या इसलिए,
तो आपको बस इनके बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है। और बट मतलब क्या होता है लेकिन, ठीक है। जैसे कई बार लाइन में लिखा था नोट ओनली, अगर वो नोट ओनली लिखा तो वो बट आल्सो जरूर लिखेंगे। ये आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। ये नंबर अपने आप डाल सकते हो आप, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे ही आ जाता है, सिंस भी होता है, सिंस मतलब भी होता है क्योंकि, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, ऐसे हैंस मतलब भी होता है इसलिए। तो आपको दिए जाएंगे, उसी में सब कुछ छाट के भरने होंगे जब अगर ये एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और आपको ना जैसे ये अच्छे से पता होना चाहिए वाला, और मतलब होता है यार, जैसे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे EITHER इधर लिखा आ जाए ना, तो इधर के साथ और लगाया जाता है। ऐसे नीदर आ जाए ना, नीदर मतलब ये भी नहीं जाएगा वो भी नहीं जाएगा, नीदर के साथ नो लगाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दूं, देखो जैसे अगर नो सूना लिखा आ गया ना, तो उसी सेंटेंस में देन जरूर लिखा होता है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी आप एस की भी प्रैक्टिस कर लेना, एस, ठीक है। ये भी क्योंकि की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये सारे आप पढ़ लेना, इसमें एक बार देख लेना, ठीक है। बस अब ये हमारा हो चुका है। और आपको राइमिंग वर्ड तो पता ही है, राइमिंग वर्ड अच्छे से पता है ना। जैसे बैट का कैट, मैट, है ना। बुक का क्या होता है, लुक होता है। तो आपको पोएम में से छाटने को दे सकते हैं, कभी कभी दे देते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपको एक सफिक्स प्रीफिक्स पता होना चाहिए। देखिए आपको पता होना चाहिए, जो सफिक्स होते हैं ना वो लास्ट में लगते हैं। अगर ये पता भी है ना, आराम से बच्चा कर लेता है। और प्रीफिक्स जो है ना, वो क्या लगते हैं, पहले लगते हैं, ठीक है। ये क्या लगते हैं, बिगनिंग में लगते हैं। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पेन में लगाओ क्या लगेगा, तो आप फुल, तो ये क्या हो जाएगा, पेनफुल। तो एक एल कम हो जाता है जब हम इसे जोड़ते हैं, तो पेनफुल हो गया। ये क्या है, ये ना सफिक्स है, ठीक है। सफिक्स क्या होते हैं, पीछे लगते हैं, हर चीज में कम नहीं होता आपको। जैसे ये है बोल्ड नेस, तो ये पीछे क्या लगा हुआ है, पीछे सफिक्स लगे होते हैं, ठीक है। समझ में? जैसे स्लोली, स्लोली, ये क्या है, सफिक्स। बस एक एक बता रहा हूँ क्योंकि आपको खुद उसमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे इंपोर्टेड है, उसे जोड़ो कि कौन किसके साथ बनाएगा, सफिक्स या प्रीफिक्स। ऐसे ही आपको एक आधा, अब मैं एग्जाम्पल प्रीफिक्स का भी दे देता हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स जो है वो शुरू में लगते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम में बोला कि भाई आप अन का लगाओ, तो अन से बनाओ, तो आपने बताया अनफ्रेंडली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अंडर से बनाओ, अगर वो एग्जाम में अंडर से बनाओ तो अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये शुरू में लगता है। री से बनाओ, री से, तो आप री से बता सकते हो रिटर्न, ठीक है। तो मिस से बनाओ, मिस। तो आपको और भी बहुत सारे मतलब पढ़ लेना, आपकी बुक में भी दे रखे हैं, बैक एक्सरसाइज में एक आधा चैप्टर में दे रखे हैं, वो पढ़ लेना। वो भी आ रहा था, इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट हो गया, ठीक है। जैसे अन का एक और हम ले लेते हैं, अनहैप्पी हो जाता है, ठीक है। अनलाइकली हो सकता है, अनइम्पोर्टेड हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो। तो मतलब इनकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रीफिक्स जो होते हैं वो क्या लगते हैं, आगे लगते हैं, ठीक है। और सफिक्स क्या होते हैं, वो पीछे लगते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा कि जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें नरेशन का भी टॉपिक दे रखा है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं था, ठीक है। अगर ये दे दे तो थोड़ा बहुत अब सीख लो। अब क्या करें, वीडियो लंबी हो जाती है थोड़ा, ठीक है। राम सेड टू मोहन, ये लिखा है, ठीक है। मैं इसको ज्यादा नहीं बता रहा, आई एम ए गुड बॉय। तो अगर ये आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो ये ना नरेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें इसे इनडायरेक्ट बनाना होता है। अगर फुल स्टॉप लगाया ना, इसकी जगह टोल्ड लगाना होता है, राम टोल्ड मोहन। हो सकता है एग्जाम में इतना आंसर दे दे,
इस इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगाया जाता है, दैट। ठीक है, आई को ना राम लड़का है तो आई को ही कर देते हैं, और पेरेंट वाला पास से बन जाता है, तो ही वाज अ गुड बॉय। अब मैंने इसकी ना वीडियो अलग से बना रखी है नरेशन की, मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो आप नरेशन लिख के ASC स्टार्टर सर्च करेंगे, आपको भले 6ठी 7वीं 8वीं कुछ भी लिखा रहा हो, 9वीं लिखा रहा हो, आप उसे देख लेना तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, स्टोरी राइटिंग पैराग्राफ वगैरह अच्छे से कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लो कि जो जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया ना, तो देखो ये जो लेटर वगैरह मेंशन किया गया, हो सकता है ये ना भी आए और हो सकता है आ भी जाए। तो आप इनफॉर्मल लेटर, जैसे 2000 को जो लिखा जाता है, फॉर्मल जो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं या किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, तो आप इनके पैटर्न को समझ लो ताकि कोई और क्या कर लेना। फिर भी आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं मैं बता दूं, इनफॉर्मल लेटर दे रखा है कि आपको अपने भाई को लेटर लिखना है, गुड मैनर्स के बारे में बताना है। ठीक है, आपको मैंने ये जो भी प्रैक्टिस पेपर करवा रखे हैं उनमें करवा दिया है मैंने, और जो पिछले साल के पेपर है उसमें भी करवा दिए हैं। आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी पे। ठीक है, और फॉर्मल लेटर में दे रखा है चेंज ऑफ सेक्शन का दे रखा है, या आपके स्कूल में आप चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिले इंग्लिश की आपकी पूरी क्लास को, या कंप्यूटर क्लासेस मिले, तो आप ये तीनों कर लेना फॉर्मल लेटर में। बाकी वर्ब ऑलरेडी पास्ट टेंस मैंने आपको ये करवा दिया, एक्टिव पैसिव करवा दिया है। ठीक है, कंटिन्यूस में मैंने इज एम आर ING, कंजक्शन बता दी, फ्रेजेस भी आ रही हैं आपके में। ठीक है, फ्रेजेस, ठीक है, इसको भी एक बार आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ। पोर्टेड डिवाइसेस मैंने करवा दी, प्रीफिक्स सफिक्स आपको बता दी मैंने। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको अभी समझाया ही था। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, देखिए ये फ्रेजेस हैं, इन सबके मीनिंग अच्छे से पढ़ लेना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, इनके क्या क्या मीनिंग होते हैं, ताकि आप किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ ना दें। स्टोरी राइटिंग वगैरह अच्छे से कर लेना। अब इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।